आज मैं और मेरे मित्र ऐसे बैठे हुए थे, तो आज हमने सोचा कि किसी एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा किया जाए। तो हमने आज देखा कि स्पाई, ये दुनिया आज स्पाई की दुनिया बन गई है, तो हमने सोचा आज इसी पे चर्चा किया जाए। तो फिर आज वही इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे मित्र अभिषेक दुबे जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो यहाँ विभिन्न प्रश्न जो बहुत लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। आज हम दोनों ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उसके उन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद हमें और हमारे दोस्तों को शायद उस प्रश्न से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लीजिए हमारे दोस्त अभिषेक दुबे जी से मिलिए। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हिमांशु तिवारी ने बताया कि इनके जो भी प्रश्न हैं ये आज हमसे प्रश्न करेंगे उसके बारे में, स्पिनॉज की दुनिया के बारे में। तो आप अपना प्रश्न शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा और मेरे कुछ मित्रों और काफ़ी लोगों का ये प्रश्न है, जो अक्सर मैंने देखा कि ये आम लोगों में ये प्रश्न रहता है और लोग इस पे बहुत चर्चाएं करते हैं, कभी किसी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। पर मैं कोशिश करूंगा हम अपने दोस्त के माध्यम से इस पे सही निष्कर्ष पे पहुंचा जाए और लोगों को इस प्रश्न से उत्तर से रूबरू कराया जाए। तो ये मेरे प्रश्न जो हमने लिख के रखा था अपने दोस्त अभिषेक दुबे जी के लिए। हाँ, इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा। एक बहुत स्ट्रेटजिक थिंकर हैं जॉन ले कैरी। इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द वन थिंग यू कैन सेट इज़ दैट स्पाइंग इज़ नेवर ओवर। स्पाइंग इज़ लाइक वायरिंग इन दिस बिल्डिंग, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हु टेक्स इट ओवर एंड स्विचेस ऑन द लाइट्स। इस कथन का तो बहुत ही गंभीर अर्थ है, और ये स्ट्रेटजिक थिंकर हैं। और ठीक है, हम आगे अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभिषेक दुबे जी से प्रश्न करते हैं। अभिषेक दुबे जी, हमारा आपसे एक प्रश्न है, आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पिनोज की दुनिया है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? और इस पे आप एक सटीक जवाब दे सकिए तो दीजिए। देखिए, जो स्पिनॉज की दुनिया है ये सदियों पुरानी चली आ रही है। जब जो है पुराने समय में मोनार्क थे, राजा थे, तो वो लोग भी अपने जासूस रखते थे कि कहीं उनका असैसिनेशन ना हो जाए या ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो आप जो है जो 21वीं सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी है, तो जो 21st सेंचुरी में जो स्पिनॉज है वो कंटिन्यूएशन है कोल्ड वार का। कोल्ड वार के समय में आप देखे होंगे कि जो भी कोल्ड वार हुआ या वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, उस टाइम पे स्पिनॉज को एक जो है टूल के रूप में प्रयोग किया जाता था किसी भी वार में विक्ट्री पाने के लिए। उस टाइम पे आप देखे होंगे कि जो है कम्युनिस्ट लोग नाजीज और फासिस्ट के खिलाफ जो है स्पाइंग करते थे, और वही बाद में वही कम्युनिस्ट और फासिस्ट लोग जो है, नाजीज लोग जो है कम्युनिस्टों के लिए स्पाई किए। और इसी की बदौलत जो है रशिया और अमेरिका को, यूएस उस टाइम का यूएसएसआर, आज का रशिया, इन दोनों को जो है अपने अपने वार में जो है एज मिला, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला था उस टाइम पे। और यही चीज़ें नहीं, यहाँ तक कि जो स्पिनॉज के जो तरीका है उनका, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल, ऐसे 3 टाइप से, और उन्होंने काफ़ी इसका प्रयोग करते हुए वो सारी चीज़ों को उन्होंने टैकल किया उस चीज़ को। अच्छा दुबे जी, मैंने भी देखा है, और यही लेट 2010 में बहुत सारी स्पाई मूवीज़ भी हॉलीवुड ने बनाए, इंडियन बॉलीवुड ने बनाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ये मूवीज़ उन्हीं से तो प्रेरित नहीं है। नहीं, एक जो है आपने प्रश्न काफ़ी अच्छा किया। एक मोसाद के फार्मर हेड थे, उनका ये कहना था कि जो है जो आप लोग फिल्मों में देखते हैं जेम्स बॉन्ड, तो जेम्स बॉन्ड को यदि जेम्स बॉन्ड जैसा फिल्म में काम करते हैं, यदि वो ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट करना हो हमारे एजेंसी में, तो हम लोग उनको मना कर देंगे। तो जो फिल्म है वो एक अलग जगत है, और जो रियल में है, ग्राउंड रियलिटी है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें कंट्राडिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसमें मिर्च मसाला थोड़ा बहुत डाला जाता है। नहीं, हमको लगता था कि जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हमारी जनता देखती है, लोग देखते हैं, मूवीज़ बनाई जाती है, तो हमें लगता था कि कुछ ऐसा ही होगा। पर
इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ों को क्लियर किया और उम्मीद है कि लोगों को समझ में आए। हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, और आप तैयार हो जाइए हमारे दूसरे प्रश्न के लिए। आपका क्या मानना है कि ये स्पाई की दुनिया क्या निश्चित फ्रेमवर्क या रूल रेगुलेशन पे काम करती है? हाँ? ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और ये एक ऐसा प्रश्न है, ऐसा मिस्टीरियस क्वेश्चन है जो सभी के मन में जो है ऐसा बना हुआ है। अब आपको मैं बता दूं, कोई इसका निश्चित फ्रेमवर्क नहीं है, कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है कि किस आधार पे ये काम करती है। ठीक, ये जो है समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप देखे होंगे कि जब इसमें क्या होता है कि जो हम लोग टारगेट को उसके फिजिकल तौर पे हम लोग उसका एनालाइज नहीं करते हैं। हम लोग जो है उस टारगेट के फिजिकल के साथ साथ उसके मेंटल एबिलिटी को भी हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर उसके मेंटल चीज़ों को यदि हम जान पाएंगे, तब जाके हम एडवर्सरीज को काउंटर कर पाएंगे, कोई भी थ्रेट को हम काउंटर कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपको मैंने सुना तो मुझे मेरे अंदर एक प्रश्न आया, मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि मुझे लगता है कि अगर ये किसी रूल रेगुलेशन पे अगर प्रॉपर नहीं काम करते तो कितनी सारी इंटेलिजेंस और एजेंसियां हैं, जैसे आईबी हुआ इंडिया की, और रॉ हुआ, जैसे हमें यूएसए का सीआईए हुआ, फिर भी इनकी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इनके लिए भी संविधान में मतलब संसद कुछ कानून बनाया कर ये फिर भी और इनके लिए जो बॉडीज़ काम करती हैं वो भी तो हमारे संविधान से रूल रेगुलेट होती हैं। तो आप मतलब अगर वो संविधान से रेगुलेट होती हैं तो फिर कैसे मतलब ये तो रूल रेगुलेशन के अंदर ही होंगे ना? देखिए, बात ऐसी है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो वर्क होता है, चाहे इंडिया का रॉ हो, इज़राइल का मोसाद हो, रशिया की केजीबी हो, यूके की SIS MI6 हो, ठीक है, चाहे अमेरिका की CIA हो, सारी चीज़ें एक अमेरिका जो है अपना सारी चीज़ें, अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें वो ओपन रिक्रूटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ रॉ में ऐसी चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ जो सारी चीज़ क्लासिफाइड है, यहाँ तक कि बजटरी एलोकेशन कितना होता है ये भी नहीं किसी को पता होता है। और हमारे यहाँ रॉ इतनी क्लासिफाइड है कि डायरेक्ट रिपोर्ट जो है PMO करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको पब्लिक में हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। ये मेरा प्रश्न था और मुझे लगता है कि शायद इसके लिए आप एक बहुत अच्छा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत इसके लिए वो हूँ। क्या ये सीक्रेट सर्विसेज जो हैं इसमें इमोशंस की कोई जगह होती है? क्योंकि कई बार मैंने मूवीज़ देखी हैं, इसमें मूवीज़ में कहीं किसी मूवीज़ में इमोशंस को दिखाया जाता है और किसी मूवीज़ में इमोशनलेस हो जाते हैं लोग। क्योंकि बहुत सारी स्पाई मूवीज़ तो बहुत सारी बनी हुई, मैंने भी बहुत सारी देखी हैं और मैं लोग कहता हूँ देखिए। और फिर मैं यही इमोशन जो मुद्दा है, मैं इस पे और इंटेलिजेंस, तो इनमें मैं सामंजस्य नहीं बैठा पाता हूँ। मैं आपके माध्यम से थोड़ा इसकी जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है या... देखिए, प्रश्न जैसा आपने पूछा, इंटेलिजेंस क्या इमोशंस पे वर्क करती हैं? इमोशंस पे इंटेलिजेंस नहीं वर्क करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी दुनिया के आप जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज देखे होंगे, उनकी सारी मॉडस ऑपरेंडी कोल्ड एंड कैलकुलेशन पे निर्भर करता है। काम होते हुए, थ्रेट को एनालिसिस करते हुए, थ्रेट की इंटेंसिटी को एनालाइज करके, एनालिसिस ज़रूरी है, उसके बाद से हम लोग उसमें जो भी एजेंसियां हैं वो आगे जो है उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती हैं और उस आधार पे पॉलिसी बनती है और उस आधार पे ये सारी चीज़ें काउंटर किए जाती हैं। तो इसमें इमोशंस का कोई बहुत खास जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरी बहुत जिज्ञासा थी और आपने बहुत अच्छे से समझा इसको। और ये एक मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ बनी रहती है कि आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट जो आज इंटेलिजेंस पे खर्च करती है वो मतलब कहाँ तक सही है? क्योंकि जैसे USA हुई और मुझे लगता है कि रशिया, इन दोनों ने कोल्ड वॉर पे अपने मतलब इंटेलिजेंस सर्विसेज पे बहुत पैसा खर्च किया और इंडिया ने उस वक्त मुझे लगता है कि उतना पैसे अपने इंटेलिजेंस पे उतना नहीं खर्च किया, जो कि थोड़ा बहुत तो इंडिया को अपने पड़ोसियों से थ्रेट झेलना पड़ा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें कहाँ तक खर्च करे और कहाँ तक नहीं, कहाँ तक सही है, आप थोड़ा इसको समझा दीजिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि आपका जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट कितना इस पर खर्च करती है या जो भी चीज़ें हैं, समय के साथ साथ जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, जो थ्रेट की इंटेंसिटी है बढ़ती गई। पहले थ्रेट जो है ग्राउंड लेवल पे अक्सर होता, अब आप देख रहे होंगे आज का समय जो है साइबर वारफेयर का है।
आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कितने लाखों फायरवॉल आप लगा लें, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग चीज़ों को जो है फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट करती है, जबकि समय समय पे जो भी हमारे टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ठीक है, उनको अपग्रेड करती है समय समय पे। भले उनका यूज हो चाहे ना हो, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उस हिसाब के टूल्स एंड वेपन्स होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पहले समय में जो है बड़े बड़े बंदूक आते थे, आप देखे होंगे, लेकिन आज का जो समय है वो मिनिएचराइजेशन ऑफ वेपन है। वेपन की आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें होती है। आप ये पहले के एसडी कार्ड देख लीजिए, काफ़ी बड़े होते थे, अब जो है बहुत छोटी आती है एसडी कार्ड, जो है पॉइंट जैसे आ रहे हैं अब सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, जैसे जैसे थ्रेट बढ़ेगी, वैसे जो है टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ऑटोमेटिक करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपसे ये बहुत लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है आपसे। हाँ, और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस वॉर क्या है। आजकल मैं ये देखा बहुत चर्चाओं में है, और इंटेलिजेंस वॉर मुझे लगता है कि हमको लग रहा है वर्ल्ड वॉर के बाद, जब एक दुनिया कई सारे भागों में बटी और उसके बाद जब यूएसए और रशिया का इंटेलिजेंस मतलब दोनों ने बहुत अपने पूरे वर्ल्ड में फैलाया, उसके बाद से ये इंटेलिजेंस वॉर नाम एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत अच्छा विषय है, मैं उस पर जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा। देखिए, जैसा कि आप प्रश्न पूछे हैं इंटेलिजेंस वार के बारे में, अब समय के साथ अभी मैंने जैसे आपको बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, थ्रेट भी एडवांस हो गए हैं, तो अब इसमें ये नहीं है कि जो है आप कितना आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी भी एडवर्स कंट्री के बारे में, इनमी कंट्री के बारे में आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके बारे में कितना नहीं जान रहे हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली लीक होने की संभावना है, ये चीज़ें। और यदि आप इन दोनों को यदि मैनेज कर ले गए, तब आप जो है बैटल जीत सकते हैं आज के समय में। आपको मैं बताना चाहूँगा, अशरफ मारवान को जानते होंगे आप, जो है वो जो है जो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उनका, गामिल अब्दुल नासिर के वो उनके सन इन लॉ हैं, सन इन लॉ थे। और जो है उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो इज़राइल का वार चल रहा था, जबकि वो मोसाद के हैंडलर थे, एक तरीके से मोसाद के हैंडलर थे, और उस टाइम पे उन्होंने इज़राइल के जो यम किपुर आप वार सुने होंगे, उसमें जो है उन्होंने मोसाद का काफ़ी हेल्प किया था। तो उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर किया और वो चीज़ें उनको सही समय पे बताया, तो आज जो है इंटेलिजेंस उनकी सफल हुई। इसलिए जी, जैसे इन्होंने इज़राइल और इज़राइल का वॉर को ले, आपको मैं एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा। जी जरूर बताइए। ध्यान से उतर गई। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एली कोहेन के बारे में आप जानते होंगे। एली कोहेन जो इजराइल के थे और जो उन्होंने सीरियन अंडरकवर के थे, सीरिया में अंडरकवर थे वो, ठीक है, इजराइल से, और जो है इजराइल के लिए उन्होंने मोसाद के रूप से काम किया था। और उन्होंने वो जो 6 डे वार चला था, आपको चीज़ें कंट्री को जब आप देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें, तो उन्होंने उनके इंफॉर्मेशन के जो वहाँ पे सीरिया में फोर्टिफिकेशन हो रहा था या मिलिटराइजेशन हो रहा था, सही समय पे इंफॉर्मेशन कन्वे की गई मोसाद को, तब जाके उस थ्रेट को काउंटर किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस वार आज की दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है देशों के विकास में, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एक ये जो भी इंटेलिजेंस है किसी भी कंट्री की, ये आजकल बहुत पॉलिटिकली बहुत मुझे लगता है जैसे कि आजकल पॉलिटिकली बहुत ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में, गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो लोगों की पॉलिसी चेंज हो जा रही है। इसीलिए मैं एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक क्लैरिटी पर आपका मतलब इस पर मतलब क्या आपका कहना है? देखिए, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक क्लैरिटी में इसमें ये है मुख्य रूप से कि आप देखे होंगे कि विभिन्न एजेंसियां, सीक्रेट एजेंसियां यहाँ तक जो है रिजीम चेंज करने का काम की हैं। आपको ये जो KGB है, तो आपने
ये तो आपने मेरे अगले प्रश्न का जवाब दे दिया, मैंने दोनों प्रश्न का अच्छा, बहुत आपका ये भी प्रश्न था। जी, जी। अच्छा, चलिए, अच्छा हुआ। अब देखिए उसमें जो आपको पता होगा कि जो केजीबी है, रशिया की सीक्रेट एजेंसी, उन्होंने 1971 के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। उन्होंने रिजीम चेंज करने की एक बार कोशिश किया था। एक उनकी बुक है मोसाद की, मित्रोखीन के नाम से, शायद मैंने भी मित्रोखीन, सुना है। हाँ मित्रोखीन, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उन्होंने साफ साफ उन्होंने बताया है कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो उस टाइम की वहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे थे, लेकिन तो कहिए कि अपने यहाँ जो सिस्टम ये सारी चीज़ें थी तो वो सारी चीज़ें उस समय पता चली। अब वहाँ का फिर जो है आप अभी जो है यहाँ देख लीजिए, लास्ट ईयर जो इलेक्शन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जो है फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सीक्रेट एजेंसियाँ ऑपरेट की और वहाँ पे रिजीम चेंज करने का काम किया था वहाँ पे उन्होंने। तो लिंक तो है इस चीज़ का। आप जो है आप देखेंगे कि जो है नीचे जो भी आपके साउथ में जो भी कंट्री, ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सीरिया में, इराक में अक्सर जो है जो भी मजबूत गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की कंट्री की, जो मजबूत कंट्री होती है, वहाँ की सीक्रेट एजेंसी और वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करने का, रिजीम चेंज करने का काम करती हैं। बहुत अच्छा, आपने आपने तो मेरे दो प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दिया। और ये मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, और आपने बहुत बेहतर चीज़ों को बहुत एक नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा और बहुत अच्छे तर्कों के से इन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। और जैसे इन्होंने एक मित्रोकिन की चर्चा की, और मित्रोकिन ये जो स्पाई बुक है जो ये मैंने बहुत मतलब पहली बार, और इस बुक को मैंने पहली बार द टास्क एंड फाइल मूवी में मैंने सुना था, और इन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। और एक सवाल मेरा आखिरी ये है कि जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में अदर एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्योंकि इंटेलिजेंस जो होता है, जो एजेंसियाँ होती हैं, वो भी गवर्नमेंट और बहुत सारी एजेंसीज़ के द्वारा, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा मतलब सहयोग होता है उनमें, तो उनका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार होता है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न हो सकता है, लेकिन आप इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर तरीके से दे सकते हैं। देखिए जैसे आपने पूछा कि कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या है, कि उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलना चाहूँगा। आप उस टाइम देखे होंगे, शायद 1994 की बात है या कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्ट कालखंड नहीं याद आ रहा है, समय नहीं याद आ रहा है। राजीव गांधी नई दिल्ली एयरपोर्ट, ऐसा इंटेल मिला था गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, हमारे जो है सीक्रेट एजेंसीज़ को, कि वहाँ पे कुछ बम ब्लास्ट कुछ जो है होने वाला है। तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन को एसेस किया गया, फिर आगे कम्युनिकेट किया गया, कोऑर्डिनेशन हुई, वहाँ पे जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन 5 साल बाद आप देखेंगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण, आईबी और रॉ के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण, जब राजीव गांधी जो है हमारे तमिलनाडु में गए थे, चेन्नई में, तो उस टाइम पे थ्रेट था ब्रिटेन की तरफ से कि एक जो है सुसाइड बॉम्बर एक प्लान किया जा रहा है वहाँ पे, और ऐसा सीक्रेट एजेंसीज को पहले ही बता दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कारण वहाँ पे जो है वो उस थ्रेट को रोक नहीं पाए, और जो है वो बम ब्लास्ट हो गया। और आप उसके जस्ट 5 साल बाद आप फिर देखेंगे तो श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे गामनी सेना नायके, शायद उनका यही नाम था, मैं गामनी सेना नायके, जो है प्रॉपर इंटेलिजेंस मिली थी उनके थ्रेट का, उनके असिस्टेशन का, लेकिन जो है वहाँ पे उनके इंटेलिजेंस ने उस पर बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई की नहीं, और वो जो है उनका डेथ हो गया। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत जो है ज़रूरी चीज़ होती है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो है इसमें मुख्य रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम आती है। ठीक है, जो आज के समय में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेल का जो है सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती है। क्योंकि कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी, वो जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें एक तरीके से उनको सहायता देने के लिए है, ना कि उनका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब आप जो है इसमें केवल इतना ही नहीं, इसमें जो आज का जो समय है ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी का है, न्यूक्लियर थ्रेट है, कई सारी चीज़ों को, तो अब जैसे आप इसमें देखेंगे कि वही न्यूक्लियर प्रोग्राम, यदि आप जो है न्यूक्लियर बम को देखेंगे कि नहीं, आपके पास यदि न्यूक्लियर बम नहीं है
तो आपका तो युद्ध में हारना तय है यदि आप लड़े तो। और यदि मेरे पास न्यूक्लियर बम है तो मैं जीत भी सकता हूँ और पूरे दुनिया के लिए तबाही भी ला सकता हूँ। तो ये चीज़ है। और साथ में आप ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसमें आप देखेंगे यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम के नाम पे जो है ईरान में चल रहा है। अभी पता नहीं क्या है, वो लोग न्यूक्लियर बम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन उसके देखिए उसके आधार पे वो लोग वहाँ पे अपना इनरिचमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आज के समय में जो भी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे भी केमिकल का प्रयोग होता है, टेररिस्ट को यदि उनके हाथ में लग गई तो जो टेररिज्म फैलाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये देखना है कि कैसे वो सारी चीज़ें एक तरीके से मतलब जो है कॉपरेट कर रही हैं। तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का, फिर जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, और साथ में जो भी हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल एकेडमिया हैं, ठीक है, साथ में आपके जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अब जो हमारी एजेंसी है इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको अंदर से सपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलता है, आईबी से मिलता है। लेकिन यदि हमको बाहर से कहीं सोर्स चाहिए तो उसके लिए जो है हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी अदर कंट्री में जो उनके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको इंटरपोल के बारे में पता होगा, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेट करती हैं। तो यही सारी, अब जिसमें देखिए इसमें मुख्य रूप से एक मोसाद के एक हेड थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो बताया था कि इसमें एक्स फैक्टर काम करता है। अब एक्स फैक्टर क्या है? इसमें एक्स फैक्टर ये है कि आपके जो है माइनर ईरर से, यदि आप माइनर ईरर किए तो आपकी सक्सेस भी हो सकती है और आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और अंत में जाते जाते मैं आपको जो है एक उनका सुंजू, आप जानते होंगे, एक जो है चाइनीज़ के, हाँ, द आर्ट ऑफ वार उनकी बुक है, उनके एक बुक का एक मैं जो है लास्ट में एक उनका बहुत अच्छा कोटेशन, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि जो है यदि आप अपने बारे में जान रहे हैं और अपने दुश्मन के बारे में भी जान रहे हैं तो आप 100 लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे तो उसमें आपको पता है कि क्या होगा उसका परिणाम। लेकिन यदि आप केवल अपने बारे में जान रहे हैं और सामने वाले जो आपके दुश्मन है उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो संभावना है, हर बार संभावना है कि आप हार जाएंगे। तो इसलिए इसी के साथ, और जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इन्होंने स्पाई और स्पिनोज की दुनिया, इन्होंने इंटेलिजेंस की दुनिया, हर चीज़ों के हर पहलुओं पे इन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और मुझे लगता है कि जितने बेसिक क्वेश्चन थे लोगों के, उनको बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लॉजिक से इन्होंने उनको समझाया। इन्होंने इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स पे चर्चा किया, इन्होंने इंटेलिजेंस और विभिन्न एजेंसियाँ और डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन पे, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोऑर्डिनेशन जो है, और इन्होंने बहुत अच्छा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए स्पाई और उनकी एजेंसियों पे बहुत अच्छा चर्चा किया इन्होंने। और मुझे लगता है कि आप लोगों का आपका जवाब भी मिल गया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और हम और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट्स पे चर्चा करेंगे। और अभिषेक दुबे जी का धन्यवाद करते हैं। और ठीक है, इसके साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है।